हेलो पॉपुलर्स, दिस इज योर आइसमैन। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले तुम्हारे क्लास 9 के क्षितिज बुक का दूसरा कहानी, जिसका नाम है लहासा की ओर। ये जो कहानी है ना, वो बहुत ही इजी पीजी सा है। बस वीडियो का एंड तक देखना और पूरा जो पार्ट है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और एंड तक देखते हो वीडियो को तो एंड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देने वाला हूँ, जिसके एग्जाम में आने के चांसेस थोड़े से हाई होंगे। बाकी यार हमारा साथ 9th 10th 11th एंड 12th में एक होने वाला है, यानी कि ये 4 साल हम लोग साथ में पढ़ाई करने वाले। इसलिए नीचे तुम लोगों को एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा। तो यार इरेजर फेंको, पेंसिल फेंको, नोटबुक फेंको, जो फेंकना फेंको, लेकिन वो सब्सक्राइब का बटन नीचे क्लिक हो जाना चाहिए। तो अब आराम से चुकू मुकू बैठो एंड शुरू करते हैं आज के हमारे 3D एनिमेटेड वीडियो को। और सबसे पहले मैं तुम लोगों को मिलवाना चाहूंगा इस पार्ट के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से। वो कौन है उनसे तुम खुद मिलो। नमस्ते बच्चों, मैं हूँ राहुल सांकृत्यायन, तुम्हारे इस पार्ट का लेखक और खतरों के खिलाड़ी। क्योंकि 1929-30 में मैंने तिब्बत की राजधानी लहासा में यात्रा की थी, जिसका वर्णन मैंने इस पार्ट में किया है। उस समय इंडियन को तिब्बत जाना मना था, इसलिए मैंने भिखारी का वेश धारण किया और तिब्बत की यात्रा की, जिसके बारे में इस पार्ट में मैं बताऊंगा। तो यार तुम लोग मुझे तो नहीं ना भूल गए, मुझे भूलोगे तो पार्ट कैसे समझोगे। मैं हूँ तुम्हारा वन एंड ओनली स्टोरी टेलर भैया, जो तुम लोगों को इस पार्ट को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। तो अब आगे हम लोगों का पार्ट शुरू हो रहा है और लेखक हम लोगों को पार्ट को शुरू करते हुए बोलते हैं कि वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता था, यानी कि सबसे मेन रास्ता था। फरी कलेट पोर्ट का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी सारी चीजें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। ये व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह पे फौजी चौकियां और किले बने हुए थे, जिसमें कभी कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आज की समय की बात करें तो ये जो मकान है अब गिरते जा रहे हैं। उस एरिया के कुछ छोटे छोटे हिस्सों पे किसान रहा करते थे, जिसकी वजह से कुछ घर आबाद दिखा करते थे, यानी कि रहने लायक दिखते थे। वहाँ पे एक परित्यक्त यानी कि खाली चीनी किला था, जहाँ पे लेखक और उसके मित्र रुकते हैं चाय पीने के लिए। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी है और कुछ आराम देने वाली बातें भी है, यानी कि पॉजिटिविटी भी है और नेगेटिविटी भी है। उतने पुराने समय पे भी वहाँ पे जात पात, छुआछूत और जो औरत होती थी वहाँ की, वो पर्दे के पीछे नहीं रहा करती थी। यानी कि तुम लोग सोच लो ये कहानी कितनी पुरानी समय की है। और उस समय में भी वहाँ पे जो औरतें होती थी वो पर्दों के पीछे नहीं रहा करती थी, अपने चेहरे को छिपा के। अब मैं समझा कि लेखक तिब्बत ही क्यों जाते हैं, उनकी जर्नी तो आराम से कट गई होगी। छोड़ो इन बातों को, पाठ में ध्यान देते हैं। बहुत छोटी जाति या बहुत ही खराब दिख रहे भिखमंगों को लोग चोरी के डर से केवल अपने घर में घुसने नहीं देते थे, नहीं तो वहाँ पे कोई भी किसी के भी घर घुस सकता था बिना पूछे। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो, तब भी अगर आप घर में जाकर वहाँ के सासू या फिर बहू को चाय बनाने का सामान दे दोगे तो वो खुशी खुशी आपके लिए चाय बनाने के लिए चली जाएगी और आपको मिट्टी के टूटीदार बर्तन पे, जिसकी फोटो स्क्रीन पे देख सकते हो, इस पे चाय लाकर दे देगी। अगर तुम किचन से दूर बैठे हो और तुम्हें शक है कि वहाँ की जो औरतें हैं वो तुम्हारा मक्खन चोरी करके बचा के रख लेगी, तो तुम खुद किचन में जाकर अपनी चाय में मक्खन डाल सकते हो। वहाँ कोई कुछ नहीं बोलेगा, तुम्हारा सम्मान करेगा। लेखक और उनके मित्र जब चाय पीकर उस खाली किले से बाहर निकलते हैं तो एक आदमी उनसे राहदारी मांगने आता है। राहदारी क्या होता है? ये मजिस्ट्रेट के हाथों से लिखा एक प्रवेश पत्र होता है। लेखक जो होते हैं वो बैग से 2 कागज निकालते हैं और उस आदमी को दे देते हैं। उसी दिन लेखक थोड़ला के पहले के आखिरी गांव पहुंच जाते हैं। वहां पे भी सुमती के जान पहचान के कुछ लोग थे, जिसकी वजह से भिखारी के वेश में होने के बाद भी उन सभी को रहने के लिए बहुत ही अच्छा जगह मिलती है। अब तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि ये सुमती कौन सी चिड़िया का नाम है। तो यह सुमती लेखक का एक मित्र था जो उनके साथ में ट्रैवल कर रहा था। सुमती नेपाल से था, जिसकी वजह से तिब्बत में उसके जान पहचान के बहुत सारे लोग थे और सुमती की दोस्ती लेखक से जर्नी के दौरान ही हो गई थी। 5 साल बाद जब हम लोग उसी जगह पे वापस से घूमने जाते हैं और हमारी वेशभूषा बहुत अच्छी होती है, हम लोग हैंडसम लुक में होते हैं,
फिर भी हमें उस गांव का सबसे गरीब झोपड़ा मिलता है रात बिताने के लिए। शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस जगह पे हम लोग शाम में पहुंचे थे और शाम में तिब्बत के जो लोग होते थे वो पी के टुल होते थे और अपनी होशो हवास खो बैठते थे। तो ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। हमारे खुद के अर्निंग एजुकेशन ऐप में मैंने हिंदी के, इंग्लिश के, साइंस के और सोशल साइंस के प्रीमियम नोट्स को लॉन्च कर दिया है। इन प्रीमियम नोट्स में मैंने ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले हैं और हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट लाइंस को एंड हर एक चीजों को कवर अप किया है। तो प्रीमियम नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अभी जाके परचेज कर लो, क्योंकि इन प्रीमियम नोट्स से पढ़ के तुम लोग अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो अब चलो पाठ को कंटिन्यू करते हैं। अब लेखक को तिब्बत की सबसे खतरनाक जगह को पार करना था, जिसका नाम था डाडा डोडला। ये 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पे थी, जिसकी वजह से दूर दूर तक कोई भी गांव नहीं था। एक्चुअली आले ने जो सब्जेक्ट्स बोरिंग है, स्टूडेंट्स को नहीं अच्छे लगते, उन्होंने ऑनलाइन उसको और नदियों के कारण दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं देखा जा सकता था। वहाँ पे डाकुओं की लूटपाट के लिए ये सबसे अच्छी जगह थी। तिब्बत के कोई गांव में अगर मर्डर हो भी जाता है, खून हो भी जाता था, तो दोषी को सजा मिल जाती थी। लेकिन इन निर्जन स्थानों पे मरे हुए लोगों की कोई भी परवाह नहीं करता है। सरकार वहाँ पे खुफिया विभाग और पुलिस के ऊपर ज्यादा खर्च नहीं करती थी और वहाँ पे जो भी डाकू लुटेरे हुआ करते थे वो पहले इंसान को मार देते थे, उसके बाद चेक किया करते थे कि उसके पास कितने पैसे हैं। तिब्बत में उस समय हथियार का कानून नहीं था, इसलिए हर इंसान के पास, हर व्यक्ति के पास थोक के भाव में गन मिला करती थी अपनी सेफ्टी के लिए। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले साल ही हत्या कर दी गई थी। हम लोग खून की परवाह नहीं करते थे क्योंकि हम लोग खुद भिखमंगे के वेश में थे। आखिर एक भिखमंगे को कौन ही लूटने आएगा। लेकिन तब भी हम लोगों को कभी भी खतरा लगता था तो हम लोग भीख मांगने लगते थे और हम लोग बोलने लगते थे, कूची कूची 1 पैसा, भगवान के नाम में 1 रुपया दे दो भाई। अब उनका पड़ाव 16-17 मील पे था, इसलिए लेखक सुमति को बोलते हैं कि रेंट पे वो घोड़े ले ले ताकि सामान के साथ वो भी आराम से ट्रैवल कर पाए। दूसरे दिन लेखक और उसके मित्र घोड़े पे सवार होकर डाडे के तरफ निकल जाते हैं और दोपहर होते होते वो डाडे के ऊपर पहुंच जाते हैं। हम सी लेवल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारे दक्षिण के तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय की बड़ी बड़ी चोटियां दिख रही थी जो बर्फ से घिरे थे। भीटे जो एक जगह का नाम है, उस ओर देखने पे हम लोगों को ये दिख रहा था कि ना ही उस ओर ज्यादा हरियाली थी, ना ही उस ओर ज्यादा बर्फ पड़ी हुई थी। उत्तर की तरफ हमें बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई दे रही थी। वहां के सबसे ऊंची जगह पे डाडे के देवता का स्थान था, यानी कि एक मंदिर था जिसे पत्थरों से, जानवरों के सींगों से और रंग बिरंगे कपड़ों से सजाया गया था। अब उनका उतरने का समय आ गया था। चढ़ने के समय उन्हें थोड़ी बहुत दिक्कत तो हुई थी, लेकिन उतरने के समय उन्हें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। हमारे साथ शायद 1-2 जन और थे। अब अचानक होता क्या कि मेरा जो घोड़ा है वो सुस्त पड़ जाता है और धीरे धीरे मैं अपने साथियों से पिछड़ने लगता हूँ और एक समय ऐसा आता है कि मैं पूरी तरीके से अपने साथियों से पिछड़ जाता हूँ। अब आगे जाकर मुझे 2 रास्ते मिलते हैं, एक बाईं तरफ, एक दाहिने की तरफ। मैं बाईं रास्ते में चल पड़ता हूँ। अब 1-1.5 मील आगे जाने के बाद एक घर में मैंने जब पूछा तो मुझे ये पता चला कि लडगोर का रास्ता दाहिने तरफ था। मैं उस जगह पे वापस लौटकर सही रास्ते पे चलना शुरू कर देता हूँ और 4-5 बजे के बीच मैं गांव से कुछ ही मील के दूरी पे था और वहां पे मुझे सुमति दिख जाता। वो बहुत ही गुस्से पे मेरा इंतजार कर रहा होता है, लेकिन जब मैं सारी चीजें उसे बताता हूँ तो उसका गुस्सा तुरंत ही शांत भी हो जाता है। लटकोर में लेखक और उसके साथी को रहने के लिए एक अच्छी जगह मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर भी सुमति के जान पहचान के लोग थे। सबसे पहले तो वो वहाँ जाते ही चाय सत्तू खाते हैं और उसके बाद रात के खाने में उन्हें गर्मा गर्म थुक्पा मिलती है। थुक्पा की फोटो तुम लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। अब लेखक तिंडरी के विशाल मैदानों में थे जो पहाड़ों से घिरा एक टापू के जैसा दिखाई दे रहा था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के अंदर दिखाई दे रही थी।
उस पहाड़ी का नाम टिडरी समाधि गिरी था। सुमती ताबीज बेचने के लिए पास के गांव जाना चाहता था, लेकिन मैं उसे मना कर देता हूँ और बोलता हूँ कि लहासा पहुँचते ही मैं खुद तुमसे सारे ताबीज खरीद लूंगा, तुम वहाँ पे गांव जाकर इन ताबीज को मत बेचो। ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि अगर सुमती दूसरे गांव जाता तो बहुत समय वेस्ट होता और हो सकता है सुमती वहाँ पे 2-3 दिन का समय लगा देता। इसलिए समय को बचाने के लिए मैं ऐसा करता हूँ और सुमती भी मान जाता है। अब दूसरे दिन वो सामान को ढोने के लिए भरिया को ढूंढते हैं। भरिया कौन होते हैं? भरिया वो व्यक्ति होते थे जो सामान को ढोवा करते थे, लेकिन उन्हें कोई भी भरिया उस एरिया में नहीं मिलता है। अगले दिन 10-11 बजे के बीच वो वहां से निकल जाते हैं और उन्हें बहुत ही कड़ी धूप का सामना करना पड़ता है। सुमती को अपने एक जान पहचान के आदमी से मिलना था, इसलिए हम लोग सेकर विहार की ओर चल पड़ते हैं। तिब्बत की जमीनें छोटे बड़े जमींदारों में बटी हुई है और इन जमीनों का बहुत सारा हिस्सा मंदिर के हाथ में है। अपने अपनी जमीनों के ऊपर जो जमींदार होते थे वो लोगों से खेती करवाया करते थे और इसके बदले वो उन्हें पैसे नहीं देते थे, बस एक टाइम का खाना दे देते थे। वहाँ एक मंदिर था जहाँ पे 103 हाथ से लिखी बुद्ध वचन पोथियां रखी हुई थी। लेखक भी अब वहीं बैठ जाते हैं और उन्हें पढ़ने लगते हैं और उन्हें पढ़ने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। यहाँ पर भी सुमती को जान पहचान के अपने लोगों से मिलना था और इस बार लेखक उसे मिलने से नहीं मना करते हैं और बोल देते हैं कि तुम चले जाओ, क्योंकि लेखक जो थे वो बुक में खो चुके थे। अब अगले दिन सुमती चला जाता है। मुझे लगा था कि सुमती को कम से कम 2-3 दिन तो लगेगा, लेकिन सुमती जो होता है वो उसी दिन दोपहर में वापस लौट जाता है। टिडरी गांव वहां से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए हमने खुद के सामान को अपने पीठ पे उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। तो यार इसी के साथ आज का हमारा पूरा पार्ट बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होता है। मेरा थोड़ा सा भी एफर्ट अगर तुम लोगों को वीडियो में दिखा होगा तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी तुम्हारी स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन एग्जाम के